प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपको डिटर्मिनेंट का 5वां लेक्चर लेकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं। विगत लेक्चर्स में आपने सारणिक का प्रसार करना, सारणिक क्या है, सारणिक के गुणधर्म एवं सारणिक पर संक्रियाएं बिना सीधा प्रसार किए हुए सारणिक का विभिन्न संक्रियाओं के द्वारा सारणिक का मान ज्ञात करना गुणधर्मों के प्रयोग से, आदि चीजें आपने सीखी इसमें। अब यहाँ इस लेक्चर में आपको किसी दिए हुए वर्ग आव्यूह के सह खंडज का मान निकालना, सह गुणनखंड निकालना, उपसारणिक निकालना आदि चीजें आप इसमें आज के लेक्चर में आप आज चीजों को सीखेंगे। यहाँ आशा कर रहा हूं कि आप विगत कुछ दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, विगत सप्ताह से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा प्रयास ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जाएं, हल की जाएं, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का हल मिले। इस उद्देश्य से मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के छाट के क्वेश्चनों को रखा है, जिन्हें आप यहाँ कराएंगे और उन्हें आप यथा प्रयास करेंगे कि आप सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप उनमें विभिन्न प्रकार के सहखंड निकालना, उपसारणिक निकालना, सहखंडज आव्यूह निकालना, यद्यपि इनवर्स वगैरह निकालने में और सहखंडज का प्रयोग करके इनवर्स निकालने, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इनवर्स निकालना, ये आप पिछले आव्यूह में पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ सहखंडज का प्रयोग करके युगपत समीकरणों को हल करना सीखेंगे, हम इस सारणिक के अध्याय में सीखेंगे, लेकिन आज हम आपको केवल सहखंडज, उपसारणिक और इनके सहगुणनखंड ज्ञात करना, इन चीजों पर बल देंगे। कोई भी सारणिक कोई दिया हुआ आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, इसके विषय में जानेंगे। व्युत्क्रमणीय क्या है, अव्युत्क्रमणीय क्या है। जिस सारणिक का मान शून्य आता है, जिस आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो, उसे हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है। जिसका मान शून्य के अलावा कोई संख्या आती है, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। इस तरह के प्रश्न उसमें आज आप सीखेंगे और आशा करता हूं कि इस कार्य को आप अपने फेयर वर्क में भी व्यवस्थित करते चलेंगे, जिससे आगे आपको समस्या ना हो और जब कभी इन प्रश्नों की रिवीजन की बात हो या कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उसमें आपके पास नोट होंगे, जिन्हें आप अच्छे से समझ सकेंगे, देख सकेंगे और उनका हल कर सकेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज का लेक्चर यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में उपसारणिक, अर्थात जिसे हम माइनर कहते हैं, किसी दिए हुए सारणिक के किसी अवयव ai से होकर जाने वाली iवीं पंक्ति एवं jवें स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होने वाला सारणिक aij का उपसारणिक कहलाता है। इसे हम mij से निरूपित करते हैं। m फॉर माइनर, तो mij से निरूपित करते हैं। और मान लिया हमने यहाँ इसको समझने के लिए, या हम यूं कहें, किसी भी सारणिक की एक पंक्ति और एक स्तंभ को छोड़ने से जो सारणिक बचता है, वो उसका उपसारणिक कहलाता है। किसी भी सारणिक की एक पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, या पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति से कोई छोड़ते, जिस अवयव का हम उपसारणिक निकालते हैं, उसका हम उसे निकाल लेते। जैसे हम aij का दिखाया, mij निकाला, निरूपित करते हैं। मान लिया सारणिक डिटरमिनेंट को हम d बराबर लिखा, यहाँ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, सो ऑन, ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब इसमें हम तो अवयव a11 कहाँ है, हमारा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इसलिए a11 का उपसारणिक। तो हमने पहली पंक्ति को ये लाइन डॉट डॉट किया है, छोड़ दिया, और पहले स्तंभ को छोड़ दिया। बचा क्या हमारे पास, a22, a23, a32, a33, यही हमारा उपसारणिक। तो अवयव a11 का उपसारणिक m11 बराबर m11 बराबर ये टू लिखा बचा हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने बाद a22, a23 a32, a33, ये इसका
उपसारणिक हो गया A11 का, या अर्थात जिसे हमने M11 से निरूपित किया। माइनर को या उपसारणिक को हम M से निरूपित करते प्राय। अब हम A12 का उपसारणिक निकालते हैं। A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे माना। तो A21 A22, तो A12 का उपसारणिक M12 इक्वल टू A21 A23 A33 A31 A33, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो A21 A23 A31 A33 ये हमारा जो है इसका A12 का उपसारणिक हो गया। इसी तरह से A13 का उपसारणिक M13, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा। A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में छोड़ दिया। A21 A22 ये हो गया A21 A22 A31 A32, ये हो गया इसका M13 का मान जो है। अब A22 को जो है A22 का उपसारणिक M22, A22 का उपसारणिक जैसे हमने कहा यहाँ A21 का A22 का उपसारणिक, तो A22 का उपसारणिक जो है ये हो गया M22 बराबर जो है A11 A13 A31 A23, M22 का अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति हटा दी, तो जो बचा हुआ A11 A13 A11 A13 A31 A33। इसी तरह से A31 का उपसारणिक M31 इज इक्वल टू A12 A13, इसको हमने A31 का अर्थात तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये वाला छोड़ दीजिए, तो वह A12 A13 A12 A13 A22 A23। इस तरह से हमने कहा ये इसका उपसारणिक हो गया। इसी तरह से अन्य जो हम इस पर उदाहरण लेते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अब इसका एक उदाहरण नंबर जो है 2 1 है। सारणिक दिया गया है हमें डेल्टा बराबर जो है पहली पंक्ति 1 2 3 4 5 6 जो है, तीसरी पंक्ति 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करिए। 6 का उपसारणिक निकालना है इसका हमें हल में, क्योंकि अवयव 6 दूसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ है, दूसरी पंक्ति में है ये और तीसरे स्तंभ में है, तीसरा स्तंभ C3 और ये जो है R2। 6 जो है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, अतः इसलिए इसका उपसारणिक M23 निम्न प्रकार से दूसरी पंक्ति एवं तीसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। अतः M23 बराबर जो है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A12 7 9 1 2 और 7 9 1 2 पहली पंक्ति दूसरी 7 8 क्योंकि ये तो जो है तीसरे स्तंभ में है नो, तो केवल यहाँ से हमें दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, तो A1 2 और 7 8 ये इसका उपसारणिक हो गया। और इसका मान निकालना, इसका इसमें गुणा, ऋण चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा, 1 गुणा 8 7 गुणा 2 बराबर 8 14 बराबर का 6। अब सहगुणनखंड या सहखंड को फैक्टर किसी भी जो है सारणिक के जो है सहखंड या सहगुणनखंड, जिनको हम सहखंड कहते हैं या सहगुणनखंड कहते हैं, को फैक्टर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, अवयव Aij के उपसारणिक को ऋण 1 की घात I प्लस j से गुणा करने पर प्राप्त मान को Aij का सहगुणनखंड कहते हैं। इसे Aij या Cij से जो है कैपिटल Aij या कैपिटल Cij से निरूपित करते हैं। को फैक्टर को C से प्राय हम इसको कैपिटल A से लिखते हैं। Ai जिस पंक्ति जैसे स्तंभ का है वो उसके साथ लिख देते, पहले पंक्ति संख्या बाद में स्तंभ संख्या। अतः Aij का सहगुणनखंड कैपिटल Aij स्मॉल Aij का जो है सहगुणनखंड कैपिटल Aij बराबर -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij माइनर उपसारणिक है। अवयव Aij का उपसारणिक Mij है, जिसमें हम ऋण 1 की घात I प्लस j अर्थात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या जोड़ करके ऋण 1 की घात लगाते हैं, जो मान आता है Mij का उसमें हम इसका ऋण 1 की घात का पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें इसका ये सहगुणनखंड या सहखंड प्राप्त हो जाता है कैपिटल Aij। उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं बच्चों। माना डेल्टा इज इक्वल टू जो है पहली पंक्ति 2 0 -1, दूसरी पंक्ति 3 4 -3 और तीसरी पंक्ति है -2 1 5 हो, तो अवयव A12 बराबर 0 का सहखंड एवं जो है A33 बराबर 5 का सहखंड जो है ज्ञात करना है हमें। इसमें 2 0 का निकालना है और 5 का निकालना है, दो अवयवों के 0 का और 5 का सहखंड निकालना है। तो हल में चूंकि अवयव शून्य पहली पंक्ति एवं दूसरे स्तंभ में, शून्य पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में स्थित है, इसलिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं। अतः पहली पंक्ति एवं दूसरे स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त उपसारणिक A12 बराबर
पहली पंक्ति को पंक्ति संख्या 1 और स्तंभ संख्या 2, तो M12 लिखा हमने क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा। इसका उपसारणिक M12 बराबर 3 - 3 - 2 5, 3 - 3 - 2 5 ये उपसारणिक हो गया इसका। इसका मान निकाला, इसका इसमें गुणा किया, ऋण इसका इसमें गुणा किया, 3 × 5 ऋण 2 ऋण 2 × ऋण 3 बराबर 2 15 ऋण 6 बराबर 9। इसका मान आया 9 उपसारणिक का मान। अतः शून्य का सहखंड A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 का मान जो है M12 का मान 9 है। -1 में जो है 9 से गुणा किया, -9 हो गया, -1 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो -9 हो। M12 का मान 9 है। अब यह 5 तीसरी पंक्ति R3 एवं तीसरे स्तंभ C3 में है। अब यह 5 है, तीसरी पंक्ति में है और तीसरे ही स्तंभ में है। तो इस स्तंभ को छोड़ा और इस पंक्ति को छोड़ा, तो हमारे पास 2 शून्य 3 4 ये इसका उपसारणिक होगा। हटाने पर इसका उपसारणिक M33 बराबर जो है 2034 इज इक्वल टू इसका 2 का 4 में जो है 2 × 4 - 3 × 0, 3 × 0 बराबर 8 ऋण 0, 8 में से 0 को घटाया 8 ही बचा। और 5 का सहखंड निकालना हमें। 5 का सहखंड A33 कैपिटल A33 बराबर जो है -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। M33 उपसारणिक का मान 8 है, M33 की जगह 8 रखेंगे। ऋण 1 की घात 6 हो गया जो कि सम संख्या हो गई, अर्थात धन चिन्ह आएगा बराबर 1 × 8 बराबर जो है 8। ये इसका सहखंड हो गया। किसका? अवयव 5 का सहखंड। शून्य का सहखंड हमने पहले ही निकाला -9 और 5 का सहखंड आया हमारा 8। अब अगले उसको जो है, हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह ए जिसके सारणिक का मान डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके सारणिक का मान शून्य ना हो, पुस्तक में लिखा का मान जो है शून्य ना हो, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर से हमने उदाहरण 3 लिखा, ए बराबर जो है पहली पंक्ति इस आव्यूह की जो है 1 2 3, दूसरी पंक्ति 0 ऋण 1 2, तीसरी पंक्ति 3 4 5 है। तब सारणिक ए बराबर, तो सारणिक ए लिखा हमने, सारणिक ए बराबर जो है इसी को सारणिक के रूप में लिख दिया। पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी 0 ऋण 1 2, तीसरी पंक्ति जो है 3 4 और 5। अब हमने इसके सारणिक का मान निकाला, सारणिक का मान निकाला, डिटरमिनेंट ए बराबर जो है पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर दिया हमने। पहली पंक्ति पहला अवयव, इसके जो है उपसारणिक, इससे हमने ऋण 1 2 जो है 4 5, इससे जो है इसमें गुणा करके मान निकाल कर दिया। 1 × 4 का ऋण 1 में ऋण 4, 5 का ऋण 1 में ऋण 5 हो गया और 4 का 2 में किया, ऋण 5 ऋण 8, पुस्तक बंद किया। माइनस का, आप क्योंकि यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो इसलिए ऋण का 2 पुस्तक में। अब इसको और इसे छोड़ा हमने, 0 का 5 में 0, 3 का 2 में 6, ऋण का 6, 0 ऋण 6, धन का। अब ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, ऋण 1 की घात 4 होगी, धन संख्या सम आएगा तो धन आएगा चिन्ह 3 ब्रैकेट में, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, 4 × 0 0, ऋण ऋण धन हो गया, 3 का ऋण 1 में गुणा किया, ऋण 3 को जो है इसमें से घटाया तो 0 धन का 3 हो गया। और आगे सारणिक ए का मान जो है बराबर -13 ऋण 5 ऋण 8, ऋण का 13 का 1 में ऋण 13 और ऋण 2 का जो है ऋण 6 में हुआ, धन का 12 और 3 का 3 में हुआ 9, 12 9 21 में से 13 घट गए, धन का 8 आया। अतः चूंकि जो है सारणिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0, सारणिक का मान शून्य नहीं है, अतः ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ये उदाहरण हो गया। अब आते हैं हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह ए जिसके सारणिक का मान डिटरमिनेंट का मान जो है शून्य हो, अर्थात अव्युत्क्रमणीय, इसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा कहलाएगा? जिसके सारणिक का मान शून्य आएगा। जिस आव्यूह वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य होता है उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे में लिखा है उदाहरण नंबर 4, ए बराबर लिखा हमने, पहला एक आव्यूह लिया ए को, 1 0 जो है 1 3 5 1 0 3 2, तब सारणिक ए बराबर इसका सारणिक बनाया हम तो सारणिक बराबर जो है 1 0 1 3 6 1 0 3 2,
अब सारणिक ए बराबर इसका हम प्रसार करते हैं। सारणिक ए बराबर 1 गुणे पहली पंक्ति के अनुसार कर रहे हैं, 2 गुणे जो है 6 12 ऋण 3 एकम 3, 12 में से 3 घटा। अब ऋण का दूसरे नंबर पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 0 इंटू, अब इसे और इसे छोड़ा हमने, 2 तिहाई 6 ऋण का 0, 6 ऋण 0, धन का 1। अब यहाँ धन 1 जो है चूंकि ये 1 था, धन का 1 हो गया क्योंकि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो ऋण 1 की घात 4 हो गया। कोष्टक में इसे हमने लिखा, इसका इसमें गुणा 3 का 3 में 9, 0 का 6 में 0, 9 ऋण 0 अर्थात 1 गुणे 9 ऋण 0 बराबर, यहाँ हमने पहले से आया 12 में से, जो यहाँ हमने देखा 12 में से जो है 3 घटा तो 9 बचा, 9 का 1 में 9 माइनस 0 और प्लस का जो है 9 प्लस 9 और जो है यहाँ आपका जो है माइनस। तो अब हमने देखा आता एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्योंकि यहाँ आया माइनस का और प्लस का, तो इसके कारण जो है यहाँ प्लस 9 और माइनस 9 से जो है यहाँ आपका जो है 0 हो जाएगा। आता ए का मान जो है यहाँ प्लस 9 और यहाँ माइनस 9 होगा, जिससे ये इसका मान 0 हो गया। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स, यदि ए एक n गुणे n क्रम का वर्ग आव्यूह हो तो इसके अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त ही आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। इसे हम एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, एडीजे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, आव्यूह ए बराबर, इसके अवयव है पहली पंक्ति a11 a12 a13, दूसरी पंक्ति जो है a21 a22 a23 और तीसरी पंक्ति है a31 a32 a33। तो एडजॉइंट ए बराबर जो है, एडजॉइंट ए बराबर, यहाँ एडजॉइंट ए बराबर a12, तो इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त कर देते हैं। एडजॉइंट ए यदि किसी ए n गुणे n क्रम के वर्ग आव्यूह हो तो इसके अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो हमने कहा सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह जो है, ये देख रहे हैं आप, एडजॉइंट ए बराबर जो है a11 a12 a22, अवयव तो इसके a11 a12 है, लेकिन कैपिटल A11 से मतलब इसका सह गुणनखंड हो गया A11 का, स्मॉल a1। ये कैपिटल A12 जो है इसका सह गुणनखंड। इस तरह से ये सभी सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, इसका परिवर्त एडजॉइंट ए बराबर इतने इतने का परिवर्त, जहां ए आई से जो देख रहे हैं एडजॉइंट ए बराबर जो है A11 पहली पंक्ति को पहला स्तंभ जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये इसके अवयवों का जो है हमने परिवर्त किया और परिवर्त में पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जहां ए आई जे अवयव स्मॉल ए आई जे के सह गुणनखंड है, कैपिटल ए आई जे स्मॉल ए आई जे अवयव का सह गुणनखंड है। आई और जे जहां पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या को निरूपित करते हैं। तो किसी भी, समझ गए होंगे आप लोग कि सहखंडज आव्यूह क्या है, किसी भी दिए गए जो है आव्यूह के अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त ही सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो हमने ये इसके जो है सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, इसका परिवर्त किया, ये एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर इतने इतने का परिवर्त, अर्थात एडजॉइंट ए बराबर ये हो गया। आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम हम पिछले उसमें जो है आव्यूह में पढ़ चुके हैं हालांकि, लेकिन यहाँ जो है वहाँ प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, यहाँ हम एडजॉइंट एडिटर में उसके सारणिक और उसके सहखंडज आव्यूह के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह के प्रयोग से यहाँ हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। इसका प्रयोग हम युगपत समीकरणों को, एक घातीय युगपत समीकरणों को हल करने में प्रयोग करते हैं। तो आगे हम आगे की एक्सरसाइज में यद्यपि होगा, लेकिन हम इसे यहाँ आपको निकालना बताते हैं पुनः आव्यूह का। हालांकि इसे हमने आव्यूह के चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। एक जो है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, एक जो है एडजॉइंट के द्वारा, जो है सहखंडज के द्वारा भी हमने व्युत्क्रम निकालना सिखाया था आपको। माना ए एन कोटि का जो है एक कोई अशून्य वर्ग आव्यूह है, तथा यदि एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह भी इस प्रकार से कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, तो आव्यूह बी को आव्यूह जो है ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं और इसे हम ए इनवर्स बराबर बी से निरूपित करते हैं। अतः ए बी बराबर बी ए, ऐसे दो आव्यूह हैं जिनका गुणनफल ए का बी में गुणा करें
और b का a में गुणा करें तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, सेम in आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो ऐसे जो है आव्यूहों को एक दूसरे का व्युत्क्रम अर्थात a इनवर्स बराबर जो है b, अर्थात इसको हम यहाँ a रखते हैं, a इनवर्स को जो है इसको हम कह देते हैं a b का जो है क्या है, b जो है a का व्युत्क्रम है, अर्थात a इनवर्स बराबर जो है b, अर्थात a इंटू बी के स्थान पर a इनवर्स रखा या a इनवर्स a बराबर जो है in। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आव्यूह का उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं गुणनफल एक जो हम निकालते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। हाँ बच्चों देखिए, सूत्र के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। सूत्र का प्रयोग जैसे हमने देखा नंबर 1 डाला, सर्वप्रथम दिए गए वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, सारणिक का मान 0 हो तो दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय जो है। यदि इसका मान 0 नहीं है तो ये व्युत्क्रमणीय है। तब आगे के चरण पर हम जाते हैं। यदि डिटरमिनेंट a बराबर 0, सारणिक a का मान 0 है तो दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है, जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और जिस अव्युत्क्रमणीय है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के अलावा कोई संख्या आएगी, 0 नहीं आएगी, अर्थात डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आए तब हम आगे के चरण पर जाते हैं। आगे की क्रिया में हम सारणिक a के प्रत्येक अवयव के संगत सह गुणनखंड ज्ञात करते हैं दूसरे चरण में। और जब हमें अवयव सारणिक a के जो है प्रत्येक अवयव के सह गुणनखंड मालूम हो जाते हैं तो हम फिर तीसरे चरण में सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त कर सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए प्राप्त करते हैं। सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो हमें सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। और चौथे चरण में जब हम नंबर 4 पे अब सहखंडज आव्यूह में सारणिक ए जो दिया गया है सारणिक, तो सारणिक का जो है हम मान जो है देते हैं सहगुणज में, तो ये सारणिक का मान डिटरमिनेंट ए से भाग देने पर सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए जिसको हम लिखते हैं से भाग देकर के हम इसमें सहखंडज आव्यूह में सारणिक ए या जिसको डिटरमिनेंट ए से भाग देते हैं सहखंडज आव्यूह में, तो ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। इसका प्रयोग आगे हम समीकरणों को हल करने में होगा, हालांकि इसे आव्यूह में पढ़ाया जा चुका है। अतः ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आव्यूह के चैप्टर में हमने हालांकि आपको था नहीं उसमें, लेकिन इसके प्रयोग से हमने जब इनवर्स निकालना था तो दोनों तरीके से इनवर्स निकालना बताया था, सहखंडज के प्रयोग से और प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से इनवर्स ज्ञात करना, दोनों ही चीजें बताई थी। हालांकि वहां इसका प्रयोग नहीं था, यहाँ समीकरणों में हल करने में इसका प्रयोग होगा, इसलिए हमने पुनः यहाँ इसका रिवाइज कराया आपको कि दोबारा आप समझ सकें। उदाहरण 5, आव्यूह ए बराबर दिया गया है 0 1 2, पहली पंक्ति, दूसरी 1 2 3 जो है, तीसरी जो है 3 1 जो है 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करो। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हल दिया है ए बराबर 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, तो सारणिक ए बराबर, इसका सारणिक बनाया हमने, सारणिक ए बराबर क्या हो गया, तो सारणिक ए का मान हो गया हमारा सारणिक में 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये सारणिक हो गए। और सारणिक बराबर जो है अब हम इसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुरूप विस्तार करते हैं, 0 इंटू जो है 2 माइनस 3, 2 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 1, 2 ऋण 3 जो हो गया माइनस का। अब दूसरे में दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में, तो ऋण 1 गुणे, इसे छोड़ा हमने, 1 ऋण जो है 3 गुणे 3 9, 1 ऋण 9, धन का इसके बाद फिर यहाँ धन का 2, फिर 1 ऋण जो है 6, क्योंकि इसका 1 का गुणा 1 में 3 का गुणा 2 में ऋण लगा के 1 ऋण 6 बराबर, अब यहाँ 0 का गुणा होगा, इसमें सब 0 हो गया, 0 और माइनस 8 माइनस 1 तो प्लस का 8 हो गया, और यहाँ 2 इंटू माइनस 5 तो माइनस का 10 हो गया, और इज इक्वल टू ये हो गया बराबर में -2, 8 माइनस 10 -2 हो गया सारणिक का मान। अब सारणिक का मान जो है -2 है, इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स विद्यमान है। निश्चित हो गया कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अतः ए के अवयवों के सह गुणनखंड निम्न प्रकार हैं। ए के सह गुणनखंड निकाले, a11 बराबर a11 अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ में धन चिन्ह आएगा, और इसका उपसारणिक पहले जो है पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1, इसका मान निकाला, 2 ऋण 3 बराबर ऋण का 1, a12 का मान चूंकि यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है इसलिए ऋण चिन्ह आया, इसका उपसारणिक ऋण 1 का उपसारणिक में गुणा किया
तो ये आपका जो है सह गुणनखंड प्राप्त हो गया। और 1 3 3 1 में 1 माइनस जो है 9 माइनस का ब्रैकेट में 1 माइनस 9 बराबर जो है माइनस माइनस 8 बराबर प्लस का 8। A13 अर्थात पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ करके जो है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो जो उपसारणिक बचा हमारा ये आया 1 धन 3 4 हो गया, धन आएगा 1 2 3 1 1 का 1 में 1 ऋण का जो है 6 1 ऋण 6 बराबर ऋण का 5। A21 का मान इसी तरह से 2 और 1 3 तो ऋण चिन्ह आएगा, यहाँ उपसारणिक के सामने ऋण लगाया हमने 1 2 1 1। दूसरा पंक्ति और जो है पहला स्तंभ छोड़ा, दूसरी पंक्ति ये है जो हम देख रहे हैं 1 2, दूसरी पंक्ति को हम देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति 1 2 3 है और पहला स्तंभ 0 1 3 है। इसे छोड़ा तो हमारे पास जो है बचा हुआ है 1 2 1 1 1 2 1 1 जो है, तो इसको हमने माइनस और 1 ऋण का 2, ऋण बाहर लगा हुआ है, ऋण ब्रैकेट में ऋण 1 बराबर धन का 1। इसी तरह से A22 बराबर A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, यहाँ 0 2 3 1 जो है यहाँ बराबर में जो है प्लस का साइन आएगा, 2 2 2 4 हो गया, 0 माइनस 6 बराबर माइनस 6 आ गया। A23 निकाला, A23 इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ऋण चिन्ह आएगा उपसारणिक के सामने 0 1 3 1, 0 माइनस का जो है 3 माइनस का बाहर 0 माइनस 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3। A31 निकाला, A31 में 1 2 जो है 3 और 1 4 में धन चिन्ह आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 2 3 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 1। A32 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 2 5 हुआ ऋण का, ऋण 1 की घात 5 होने पर ऋण चिन्ह। और 0 2 1 3 जो है 0 का इसमें किया 3 में तो माइनस बाहर लगाया, और 0 माइनस 2 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 2। A33 इज इक्वल टू 0 1 1 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। ए के अवयवों के सह खंडों से सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह जो है B बराबर जो है, यहाँ हमने लिखा आव्यूह B बराबर A11 A12 A13, इसके सह गुणनखंड लिखे क्रम से A21 A22 A23 A31 A32 A33। तब एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त, तो इसलिए एडजॉइंट A बराबर इसका परिवर्त कर दिया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ A11 A12 A13 A21 A22 A23, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, अर्थात अब A11 इनके सारे के मान रख दिए हमने। A1 बराबर है -1 और -1 1 -1 जो है, और 8 -6 2 जो है, -5 3 -1, ये एडजॉइंट A हो गया। इस तरह से हमने एडजॉइंट A ज्ञात किया इसका। अब A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे डिटरमिनेंट A बराबर 1 बटे ऋण का 2, डिटरमिनेंट का A का मान ऋण 2 था तो 1 बटे ऋण 2, और इसका एडजॉइंट है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, 1 बटे ऋण 2 का पूरे जो है अवयवों में गुणा कर दिया, और A इनवर्स बराबर जो है 1/2 -1/2 1/2, और यहाँ माइनस का 4, यहाँ 3, यहाँ -1, और यहाँ 5/2 -3/2 और 1/2, ये हमें A इनवर्स प्राप्त हो गया। सहखंडज आव्यूह के प्रयोग से इनवर्स ज्ञात करना, इसका प्रयोग हम जो है आगे समीकरणों को युगपत समीकरणों को हल करने में करेंगे। x बराबर A इनवर्स B लिख करके हम उसे करेंगे, इसलिए हमने पहले ही आर्टिकल आपको समझा दिया, एक उदाहरण देके भी बताया। अब प्रश्न संख्या 1 इस क्लास का सारणिक दिया गया है, दो द्वितीय कोटि का सारणिक है, 2 ऋण 4 1 3 की जो है अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। हल में माना A11 बराबर x2, A12 बराबर जो है -4 और A21 बराबर जो है 1 और A22 बराबर जो है 3। तब A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक अर्थात उपसारणिक इसका जो है 3 हो गया। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ा 3 हो गया A11 का। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा तो 1 आ गया, A12 का मान 1, और A21 अर्थात दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छोड़ा ऋण 4 आ गया, A21 का मान ऋण 4 हो गया। और A22 का उपसारणिक अर्थात अवयव 3 का उपसारणिक, इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ा तो 2 आ गया, A22 का उपसारणिक 2 हो गया। इस तरह से इनके उपसारणिक हो गए। अब इन्हें पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा कर घात ऋण 1 की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा करेंगे तो इसके सहखंड भी ज्ञात हो जाएंगे। इनके सहखंड क्रमशः जो है A11 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 A11 का उपसारणिक, अर्थात बराबर में ऋण 1 की घात 2 हो गया, और A11 का उपसारणिक 3 था तो 1 गुणे 3 बराबर 3 हो गया।
a12 इसका सेकंड जो है अवयव a12 का उपसारणिक, तो a12 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 2। एक पंक्ति संख्या है, दो स्तंभ संख्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 धन 2 ऋण 1 की घात 3 हो गया, ऋण चिन्ह आएगा और a12 का उपसारणिक, a12 के उपसारणिक का मान 1 है, तो ऋण 1 की घात 3 ऋण चिन्ह आया बराबर ऋण 1 गुणे 1 बराबर ऋण 1 गुणे 1 बराबर ऋण का 1 आ गया। और a21 बराबर जो है a21 जो है इसका कैपिटल A21 का मान -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू A21 का उपसारणिक, A21 के उपसारणिक का मान ऋण 4 है बराबर ऋण 1 की घात जो है 3 गुणे ऋण 4, तो ऋण 1 गुणे ऋण 4 बराबर धन का 4 हो गया और देखा हमने धन 4 आ गया ये। अब A22 का मान दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस आएगा प्लस 1 में A22 का उपसारणिक, A22 के उपसारणिक का मान 2 है बराबर ऋण 1 की घात 4 गुणे 2 बराबर 1 गुणे 2 बराबर 2 आ गया। इसी तरह से अब प्रश्न संख्या 2 यहाँ दिया गया है, सारणिक दिया गया है, तृतीय कोटि का सारणिक है 3 ऋण 4 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 1 2 ऋण 2 और तीसरी पंक्ति ऋण 1 2 1 2 के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड ज्ञात करना है। उपसारणिक और सेकंड निकालने के लिए दिया है सारणिक इसका मान, पहली सारणिक इसके आव्यूह से जो दिया गया है सारणिक के अवयवों की जो है उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। 3 का उपसारणिक तो हमने दिया हुआ सारणिक तो वैसे ही लिखा, 3 का उपसारणिक, 3 को देखा पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिए, 2 ऋण 2 2 1 2 ऋण 2 2 1 बराबर 2 ऋण धन का जो है 4 बराबर जो है 6, तो 3 का उपसारणिक हो गया 6। अब ऋण 3 का उपसारणिक m12 बराबर m12 बराबर जो है इसके उपसारणिक में हमें जो दिया गया ऋण 3 का उपसारणिक m12 बराबर 1 ऋण 2 ऋण 1 1 बराबर 1 ऋण 2 1 का 1 में 1 ऋण 1 का ऋण 2 में जो है 2 हुआ धन का, लेकिन घटाया तो 1 ऋण 2 बराबर ऋण का 1। ऋण 4 का उपसारणिक m13 बराबर जो है 1 2 माइनस 1 2 और इसका इसमें 2 और धन का 2 बराबर 4 हो गया। इसी तरह से 1 का उपसारणिक ऋण 3 ऋण 4 2 1 जो है अर्थात ऋण का 3 और धन का 8 बराबर धन का 5 हो गया। इसी तरह से जो है 2 का जो है उपसारणिक, 2 का उपसारणिक m22 जो है यहाँ लिखा m22 3 ऋण 4 ऋण 1 1 जो है 3 ऋण जो है धन हुआ लेकिन घटाया तो ऋण का 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 और ऋण 2 का उपसारणिक जो है m23 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 और 6 माइनस 6 माइनस का 3 इक्वल टू प्लस का 3 -1 का उपसारणिक m31 जो है m31 इज इक्वल टू -3 -4 2 -2 6 और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा 6 प्लस 8 जो है 14 और 2 का उपसारणिक m32 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2 और -1 का उपसारणिक m33 इज इक्वल टू जो है 3 माइनस 3 1 2 तो 6 और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, तो 1 का उपसारणिक जो है m23 का मान जो है 9 आया। ऋण 3 का जो है सेकंड बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 3 गुणे जो है 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक 6 है, ऋण 1 की घात 2 गुणे 6 बराबर 6। ऋण 3 का सेकंड, ऋण 3 का जो है सेकंड जो है यहाँ हमने 3 का सेकंड निकाला, हमने ऋण 3 का सेकंड निकाला, तो 3 का सेकंड और यहाँ ऋण 3 का सेकंड बराबर ऋण 1 की घात, अभी जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो ऋण 1 की घात 1 धन 2 और ऋण 3 का उपसारणिक, तो ऋण 1 की घात 3 हो गया 1 धन 2 3 हुआ, ऋण चिन्ह आएगा और ऋण 1 जो है ऋण 3 का उपसारणिक ऋण 1 है जो है अर्थात ऋण 1 धन का 1 हो गया। ऋण 4 का सेकंड ऋण 1 की घात 1 धन 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है इसलिए धन का चिन्ह हो गया और ऋण 4 का उपसारणिक बराबर ऋण 1 की घात 4 गुणे जो है 4 बराबर 4। 1 का सेकंड बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऋण 1 की घात 3 हो गया और गुणे 1 का उपसारणिक बराबर ऋण 1 की घात 3 गुणे ऋण 1 का उपसारणिक 5 है इसलिए ऋण 5 हो गया। 2 का सेकंड बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है और 2 का उपसारणिक लिखा है यहाँ बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 4 हो गया और 2 का उपसारणिक ऋण 1 है, तो ऋण 1 का धन 1 में गुणा हुआ ऋण 1। ऋण 2 का सेकंड ऋण 1 की घात 2 धन 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है इसलिए ऋण 1 की घात 5 हो गया, ऋण चिन्ह आएगा और ऋण 2 का उपसारणिक, ऋण 2 का उपसारणिक 3 है, ये ऋण 1 का गुणा 3 में हुआ तो ऋण का 3 आ गया, ये इसका सेकंड हो गया। ऋण 1 का सेकंड जो है ऋण 1 की घात, अब ये
तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जो है, अब हम आए तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ है, इसलिए 3 और 1 4 हो गया, ऋण 1 की घात सम संख्या और ऋण 1 का उपसारणिक बराबर जो है 14, ऋण 1 की घात 4 गुणे 14 बराबर 14 हो गया, और 2 का सेकंड बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो 5 हो गई, और 2 का उपसारणिक जो है ऋण 2 है, तो ऋण 1 गुणे ऋण 2 बराबर धन का 2, बराबर ये हो गया आपका धन का 2। इसी तरह से जो है 1 का सेकंड बराबर जो है ऋण 1 की घात, अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में 3 धन 3 6 हो गया, सम संख्या हुई, 1 का उपसारणिक बराबर ऋण 1 की घात 6 गुणे 9 बराबर 9, ये इसका सेकंड हो गया। तो सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड हमने यहाँ निकाल ली। प्रश्न 3 है, सारणिक दिया गया है, यदि पहली पंक्ति 1 2 1 ऋण 1 2 ऋण 2 1 ऋण 2 3 का मान प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में इसका मान निकालना, अर्थात प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ से इसका प्रसार करके मान निकालना है। दिया गया सारणिक लिखा हुआ है 1 2 1 ऋण 1 2 ऋण 2 1 ऋण 2 3 है। दिए गए सारणिक का प्रथम पंक्ति के अवयवों को लेकर जो है मान ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति का 1 गुणे जो है पहली पंक्ति में 1 है, 1 गुणे इसका उपसारणिक 2 ऋण 2 ऋण 2 3 जो है ऋण 2, दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में ऋण चिन्ह आया ऋण का 2, इसका उपसारणिक ऋण 1 ऋण 2 जो है 1 3 ऋण 1 ऋण 2 1 3 जो है धन 1 गुणे 1 का उपसारणिक जो है ऋण 1 2 जो है 1 और ऋण का जो है 2 बराबर में 1 गुणे इसका इसमें 3 दूना 6 ऋण 4 1 गुणे 6 ऋण 4 ऋण 2 गुणे ऋण 3 धन का 2 प्लस का 1 इंटू 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू जो है माइनस 1 प्लस का 1 इंटू 0 और 2 प्लस 2 यहाँ 2 और यहाँ भी प्लस का 2 और यहाँ 0 इसका 2 प्लस 0 बराबर 4 इसके सारणिक का मान हो गया। अब दिए गए सारणिक का मान प्रथम पंक्ति के अवयवों प्रथम स्तंभ के अवयवों को लेकर करने पर, प्रथम स्तंभ के अवयव जो है हमारे पास ये हैं, इसके अनुसार किया। पहला अवयव 2 ऋण 2 जो है इसका औसत ऋण 2 3 जो है धन 1 ऋण 1 था ऋण धन हो गया, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ में है तो ऋण धन का धन हो गया, और इसका उपसारणिक 2 1 ऋण 2 3 जो है धन 1 जो है। अब इसके बाद लास्ट पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ है तो धन 1 गुणे 2 1 2 ऋण 2 इसका जो उपसारणिक गुणा किया हमने 1 गुणे 6 ऋण 2 6 ऋण 4 सॉरी धन 1 गुणे जो है 6 धन 2 धन 1 गुणे जो है ऋण 4 और ऋण 4 ऋण 2 जो है बराबर में 1 गुणे 2 धन 1 गुणे जो है 8 धन का 1 गुणे ऋण का 6, तो यहाँ मान हुआ 2 धन 8 10 ऋण 6 बराबर 4। तो पहले भी हमने निकाला तो ऊपर में मान निकाला, चाहे हम किसी पंक्ति के सापेक्ष करें या किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अनुसार दोनों से मान निकाला हमने, दोनों का मान 4 4 ही आया, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालना है। 5 3 8 जो है 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग, इसमें सहखंडों का प्रयोग करके निकालना है। तो तीसरे स्तंभ के सहखंड क्रमशः 1 बराबर, तीसरा स्तंभ ये है हमारा, तीसरे स्तंभ के सहखंड पहला सहखंड जो है A13 बराबर -1 की पावर जो है 1 + 3 इंटू M13, इसका जो है उपसारणिक पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ा 2 0 1 2 2 0 1 2 अर्थात ऋण 1 की घात 4 होने पर धन चिन्ह आया और इसका मान निकाला 2 दूना 4 ऋण 0 जो है बराबर 4 आ गया, ये मान 4 आ गया। इसी तरह से A23 निकाला, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये छोड़ा तो उपसारणिक 5 3 1 2 5 3 1 2 ऋण 1 की घात 2 धन 3 5 हो गई, ऋण 1 की घात 5 हुआ और M23 अर्थात इसका उपसारणिक का मान M23 निकाला तो ऋण 1 की घात 5 हो गई, ऋण चिन्ह आया और 5 3 1 2 10 ऋण का जो है 3 बाहर माइनस है, 10 ऋण 3 बाहर माइनस है तो माइनस का 7, 10 में से 3 घटा 7 लेकिन बाहर ऋण है तो ऋण का 7 हो गया। और इसी तरह से A33 निकाला, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये हो तीसरा स्तंभ जो है ये इसे छोड़ा, उपसारणिक 5 3 2 0 तो A33 बराबर जो है -1 की पावर 3 + 3 M33 बराबर जो है उपसारणिक, इसका उपसारणिक है, इसका मान धनात्मक आएगा, ऋण 1 की घात 6 धन चिन्ह आया 5 3 2 0 0 ऋण 6 बराबर ऋण का 6, ये इसके सहखंड आ गए, जो है तीसरे स्तंभ के सहखंड आ गए हमें
A13, A23 और A33 तीसरे स्तंभ के अनुदिश जो है सारणी का प्रसार करने पर अब सारणी के बराबर A13 इंटू A13 कैपिटल A13 इसका सहखंड अवयव और उसका जो है संगत सहखंड धन ये अवयव और संगत सहखंड जो ये अवयव और संगत सहखंड का गुणा किया हमने। तो हमने यहाँ तीसरे स्तंभ के अनुदिश अर्थात तीसरे स्तंभ के अवयव 8 गुणे जो है A13 का मान हमने निकाला 4, 8 गुणे 4 धन A23 बराबर जो है क्या है 1, A23 के स्थान पर 1 रखा और A23 का मान जो निकाला हमने माइनस का 7 तो 1 गुणे ऋण 7 धन का। अब हमने इसका सहखंड जो है A33 का मान जो A33 का सहखंड है माइनस का 6 आया माइनस का 6 रखा इंटू A33 का मान 3 है माइनस 6 इंटू 3 तो यहाँ हो गया 800 को 32 ऋण का 7 और ऋण का और 18 7 25 32 ऋण का 25 बराबर धन का 7 इस सारणी का मान जो है धन का 7 आया। ये तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके जो है सारणी का मान ज्ञात किया गया। अब प्यारे बच्चों इस पर जो है आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं अभ्यास में 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप इजी वे में कर सकेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं और इसको अपने होमवर्क में भी अच्छे से करते चलें जिससे आपके पास एक जो है कार्य का बोझ अधिक ना हो और समय से सारा कार्य भी हो जाएगा। इस तरह से चौथा अध्याय आपका चल रहा है, लगभग 4 चैप्टर होने को जा रहे हैं तो आपकी कॉपी भी फेयर बन जाए और उसमें इसका पूरा काम व्यवस्थित करते चलें क्योंकि लॉकडाउन का समय है, इसमें समय पर्याप्त मिल रहा है आपको, बाहर जाना नहीं, घर में रहना है तो निश्चित रूप से आप पढ़ते रहिए और सारा कार्य भी व्यवस्थित करते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।